वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेम्स है, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था। तो वो गाड़ी के अंदर से मार्को को तुरंत बाहर निकालता है, उसको अच्छे से चेक करता है कहीं किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं इसको। उसी गाड़ी में उसको निक भी दिखाई देता है, लेकिन जेम्स निक को बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसे निक से कोई मतलब ही नहीं होता। इसके बाद वो मार्को को लेकर वहां से जाने लग जाता है और मार्को कहता है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपने पहले निक की माँ को मारा, उसके बाद उसको भी ऐसे मरता हुआ छोड़कर मैं नहीं जा सकता। आप बिल्कुल निर्दयी इंसान हो, मुझे तो लगता है कि आपने ही मेरी माँ को भी मारा होगा। ये सुनकर जेम्स कहता है कि देखो बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है। ये ज़ॉम्बीज किसी को काट ले तो वो इंसान भी उनकी तरह बन जाता है। निक की माँ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए मैंने उनकी जान ली। लेकिन तभी वहां पर और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो निक की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। इसलिए जेम्स मार्को को वहीं पर छुपाकर निक को बचाने जाता है, क्योंकि मार्को की बात उसके दिल पर लग गई थी। तो वो ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए निक को बचाने चला जाता है। पर तभी दोस्तों जहां मार्को छुपा हुआ था वहां एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तो मार्को को तो गन चलाना आता नहीं, पर उसको जेम्स की डांट ही आती, इसीलिए वो आखिरकार डरते हुए ही ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। और पहली बार इस चीज को देखकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शाबाश मेरे बच्चे, आखिरकार तुम गन चलाना सीख ही गए। वो निक को बचाकर जैसे मार्को के पास लेकर आता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसके हाथ में काट लेता है। और यहाँ जेम्स समझ चुका था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। वो खुद को हथकड़ी की मदद से वहीं पर बांध लेता है ताकि ज़ॉम्बी बनकर वो मार्को को ना मार दे। उसको पता था कि मैं ज़ॉम्बी बना तो अकेले बिना किसी उम्मीद के मार्को ऐसे जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो मार्को को उम्मीद देता है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें क्यों मारूंगा बताओ, वो आज भी जिंदा है। मैंने तुम्हें फेरी की कहानी बताई थी ना, वो फेरी ही तुम्हारी माँ है। अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो खुद को जिंदा रखना और कोशिश करते रहना कि तुम उस फेरी को ढूंढ सको। जबकि दोस्तों असल में तो मार्को की माँ कब का ज़ॉम्बी का शिकार बनकर मर चुकी थी। जेम्स ने मार्को को झूठ कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है, क्योंकि इससे होगा ये कि इस झूठ से मार्को को इस अकेली दुनिया में जीने का सहारा मिलेगा, वरना सब कुछ तो खत्म हो गया है। बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वैसे मार्को को भी एहसास हो चुका था कि वो अपने पिता को गलत समझ रहा था, लेकिन उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान है। जेम्स उससे कहता है कि जाओ निक, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मार्को ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे। फिर भी वो जेम्स की आखिरी बार डांट सुनकर डरते डरते चला जाता है। जैसे वो जाता है उसको गोली चलने की आवाज आती है, यानी कि ज़ॉम्बी ना बनने के लिए जेम्स ने खुद को शूट करके मार दिया। अब मार्को एक बड़े भाई की तरह निक का ख्याल रखता है, रात को उसे वही फेरी की कहानी सुनाकर सुलाया करता है, बिल्कुल एक मैच्योर इंसान की तरह। क्योंकि दोस्तों मैच्योरिटी एज नहीं बल्कि हालात और जिम्मेदारी सिखा देती है। यही चीज अब मार्को भी सीख चुका था। दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और निकल पड़ते हैं स्टोन वैली को ढूंढने के लिए, ताकि वहां जाकर वो फेरी को ढूंढ पाए। आगे बढ़ते हुए उनको एक आदमी दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड नहीं होता। वो मार्को और निक को देखकर हैरान भी रह जाता है कि ऐसे हालात में दो बच्चे अकेले सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। इसलिए वो दोनों बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर उनसे पूछता है कि बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम। मार्को कहता है कि हम स्टोन वैली जा रहे हैं। वो आदमी कहता है माफ करना बच्चों, इस सफर में तुम्हारा साथ देना तो मैं चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। तो वो उन्हें अपना घर भी दिखाता है जिसमें उसका पूरा परिवार ज़ॉम्बी बनकर कैद है। सिर्फ वो आदमी अकेला बचा हुआ है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उन्हें अपने घर में कैद करके रखता है और जानवर वगैरह खिलाया करता है ताकि वो जिंदा रहे, शांत रहे। मार्को भी इसके बाद उस आदमी का शुक्रिया अदा करके निक के साथ निकल जाता है आगे। अब आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुका था। तभी ट्रेन के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज अपने हाथ बाहर निकालते हैं ताकि दोनों बच्चों को पकड़ पाए, लेकिन दोनों तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज की आवाज को सुनकर दो आदमी पहुंच जाते हैं। उनके पास गन भी होती है। वो दोनों आदमी मार्को और निक को इन्फेक्टेड ना देखकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं, जो गाड़ी सीधे उन्हें आदमियों के ठिकाने पर रुकती है जहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों का एक लीडर भी होता है। सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले रहते रहते सभी का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका है। उनका जो लीडर होता है वो निक को देखकर ये समझने लगता है कि निक कोई एंजल वगैरह है जो हमें बचाने आया है, क्योंकि निक को डाउन सिंड्रोम होने की वजह से उसका चेहरा भी सभी को थोड़ा अलग लगा। इसलिए वो निक को अपने साथ रखकर मार्को को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन मार्को ऐसे यहाँ पर बंद होकर नहीं रह सकता था। उसे टेंशन होती है कहीं ये लोग निक के साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए वो चुपके से नजर रखने लग जाता है कि असल में ये लोग निक के साथ क्या करेंगे। उन आदमियों का जो लीडर होता है उसके पास एक खराब रेडियो भी है जिसमें वो बार बार सेम चीज रिपीट करता है कि हम यहाँ फंसे हुए, अगर कोई हमारी आवाज सुन पा रहा है तो हमें आकर बचा लो। अब रात को उन आदमियों में से एक बंदा मार्को को काल कोठरी से निकाल कर कहता है भाग जाओ बेटा यहाँ से, वरना हमारा लीडर तुम्हें मार देगा। इसलिए मार्को उसके सामने तो भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से उनके ठिकाने पर आता है और जब सभी सो रहे होते हैं तो वो चुपके से निक को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है, बड़ी सावधानी और होशियारी से। अब आगे बढ़ते बढ़ते निक को प्यास भी लगती है तो मार्को उसको एक जगह छुपाकर पानी ढूंढने चला जाता है। सामने एक खंडर बनी बिल्डिंग होती है तो मार्को उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करता है इस उम्मीद में कि कहीं से पानी मिल जाए। फिर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते वक्त उसे कई सारे बच्चों के कपड़े और जूते बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। मार्को के कपड़े थोड़े फट गए थे और जूते भी, तो वो उन्हें चेंज कर लेता है। साथ ही आधी खाली पानी की बोतल भी उसको मिल जाती है। इसीलिए वो जैसे पानी लेकर निक के पास जा रहा होता है ना, तभी उसे दूर से दोस्तों उन आदमियों का लीडर देख लेता है जो निक को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम हमें बचाने वाले एंजल होते तो ऐसे छोड़कर नहीं जाते, इसलिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन वो उसे शूट कर पाता। तभी वहां पर दो सोल्जर्स पहुंच जाते हैं जो उस लीडर और उसके साथियों को भी शूट करके फाइनली मार देते हैं। निक बच जाता है इससे, पर मार्को को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो उन सोल्जर्स के पास गया भी नहीं था कि
उस लीडर की गन जो निक के पास ही गिरी हुई थी उसे निक खिलौना समझकर उठा लेता है और ऐसे ही वो गन सोल्जर्स के सामने कर देता है। सोल्जर्स की नजर जैसे निक पर पड़ती है उसे कुछ और दिखाई नहीं देता, बस गन दिखाई दे रही होती है जो किसी भी टाइम उस पर चल सकती है। इसलिए जल्दबाजी में वो सोल्जर गोली चला देता है और गोली सीधे लग जाती है निक को। बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सोल्जर को भी काफी अफसोस होता है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये सब इतना फास्ट हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दूर खड़ा मार्को ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोचता है कि मेरे पास सिर्फ निक था, वो भी चला गया, अब अकेले मैं कैसे रहूंगा। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ स्टोन वैली को, लेकिन कहीं मुझे मिला नहीं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानी ही थी, रियल में कोई फेरी नहीं है और ना ही स्टोन वैली है। ये सारी बातें सोचकर मार्को एकदम से उदास हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। तभी उसकी नजर शहर की ओर जाती है जहाँ कंक्रीट से बनी हुई बड़ी बिल्डिंग्स है। उनको देखकर मार्को को लगता है कि कहीं यही तो स्टोन वैली नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग्स वैली की तरह लग रही है। इसलिए वो शहर के अंदर चला जाता है जहाँ मानो ज़ॉम्बीज़ का दोस्तों बसेरा हो। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं क्योंकि यहीं से ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। मार्को ज़ॉम्बी से बचते हुए एक हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहाँ एक वार्ड में उसको एक डॉक्टर की ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो खिड़की की तरफ मुंह की होती है। मार्को जैसे पीछे से उसको देखता है वो बड़ा खुश होता है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ है क्योंकि उसकी माँ भी एक डॉक्टर थी और उसकी जो फोटो मार्को के पास थी उस फोटो में भी मार्को की माँ ने डॉक्टर वाला कोट पहन के रखा हुआ था जैसे कि अभी इस ज़ॉम्बी ने पहना हुआ है। मार्को बच्चा तो था ही, तो खुशी के मारे वो उस ज़ॉम्बी को अपनी माँ समझकर उसको पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि माँ अब से आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो तो ठहरी एक ज़ॉम्बी। वो तुरंत बेचारे मार्को को हाथ में काट लेती है जिससे अब जाकर मार्को को पता चलता है कि उससे गलती हो गई। उसने एक ज़ॉम्बी को अपनी माँ समझ लिया, लेकिन ये गलती तो उससे हो गई थी। उसकी भरपाई करने का दूसरा मौका उसको नहीं मिलेगा। वो रोते हुए उस वार्ड से बाहर आ जाता है और डॉक्टर ज़ॉम्बी से बचने के लिए वार्ड का दरवाजा बंद कर देता है। मार्को एकदम से टूट चुका था कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। तभी वहां पर कई सारे सोल्जर्स आने लगते हैं क्योंकि सोल्जर को ऑर्डर दिया गया था कि शहर के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें मारकर बिना इन्फेक्टेड बच्चों को फैसिलिटी में लाया जाए। लेकिन बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा दोस्तों। वहीं पर किसी मंत्री का होलोग्राम भी मौजूद होता है जो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा था। मंत्री उसे कहता है कि हमने सारी उम्मीदें तो खो दी है, लेकिन सिर्फ आखिरी उम्मीद बची हुई है। अगर हमें वो चुना हुआ बच्चा मिल गया तो वो दुनिया को ज़ॉम्बी वायरस के खतरे से बचा लेगा। तभी वहां पर एक महिला सोल्जर आती है जो मार्को को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि मार्को इन्फेक्टेड है, तो वो उसे शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन मार्को उसे गले लगाते हुए कहता है मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे पता है कि आप मुझे मारना चाहती हो, आप मुझे मार सकती हो, लेकिन बस एक बार मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ क्योंकि जिन्हें मैं गले लगा सकता था वो सब तो खत्म हो गए। ये सुनकर उस महिला सोल्जर की भी आंखें नम हो जाती है। मार्को उसे अपने हाथ पर बने निशान को दिखाकर कहता है देखो मेरा नाम मार्को है और यहाँ एम भी लिखा हुआ है। उस निशान को देखकर दोस्तों सोल्जर एकदम हैरान हो जाती है। वो अपने साथियों से कहती है मार्को के ऊपर वो निशान है, मतलब यही है वो बच्चा। इसके बाद वो मार्को को अपने साथ लेकर जाने लगती है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि मार्को अभी तक ज़ॉम्बी काटने के बावजूद इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब रुकिए जरा, मूवी में बताया तो नहीं गया कि आखिर में क्या हुआ, तो मैं एक थियरी बनाता हूँ ताकि स्टोरी को समझने में आसानी हो। असल में जिस चुने हुए बच्चे की बात हो रही थी और वो मंत्री कर रहा था वो मार्को ही था, जिसे उस निशान ने कंफर्म भी कर दिया था। मार्को को पता नहीं था लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत है कि ज़ॉम्बी के खतरे के बाद भी वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इसी वजह से सारे लोग उस चुने हुए लड़के को ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है मार्को के डीएनए से ऐसा एंटीटोड बनाया जाए जिसकी मदद से ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बनाया जा सकता है। इसी वजह से मार्को वो इंसान बनेगा जो दुनिया को बचाएगा। जेम्स की बनाई हुई कहानी काफी हद तक सही हो जाती है। मार्को ही वो इंसान बन जाता है जो दुनिया को बचाएगा और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।